हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे ब्लेजर डॉट नेट की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं जिसका नाम है रेस्ट एपीआई इन ब्लेजर। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी लैंग्वेज को अगर आप सीख रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उसके अंदर ये जो एपीआई का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जा रहा है। तो भाई अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप कभी भी याद रखना, एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करने के लिए मैं ये वाला लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपने इसको एंड तक वॉच किया और इसको अच्छे से आपने सुना, समझा और सीखा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहने वाला है। और भाई एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस टॉपिक में से इंटरव्यूज़ के अंदर लाजमी सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप ब्लेज़र के कोई इंटरव्यूज़ में अपेयर होने वाले हो और आप उनका इंटरव्यू क्रैक करना चाह रहे हो, तो ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने सीख के जाना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, रेस्ट एपीआई इन ब्लेजर। भाई देखो यहाँ पे रेस्ट एपीआई को समझने से पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि एपीआई क्या होता है, ताकि उसके बाद आपको ये रेस्ट एपीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्ट एपीआई, लेट्स सी व्हाट इज एन एपीआई। एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर इसकी डेफिनेशन की हम यहाँ पे बात करें तो देखो क्या कह रहा है, एज पर विकीपीडियाज डेफिनेशन ऑफ एपीआई। मतलब विकीपीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको पता है। अगर वहां पे एपीआई की डेफिनेशन की हम बात करें तो देखो क्या कह रहा है, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एपीआई इज अ सेट ऑफ सब रूटीन डेफिनेशंस, प्रोटोकॉल्स एंड टूल्स फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर एपीआई क्या है, सेट ऑफ सब रूटीन डेफिनेशंस। भाई सब रूटीन डेफिनेशंस का क्या मतलब है, आपने प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस पढ़े होंगे, ठीक है, उनको आपने उनके ऊपर काम किया होगा, मेथड्स के ऊपर काम किया होगा। तो ये जो फंक्शंस और मेथड्स है ना, बेसिकली इन्हीं को यहाँ पे सब रूटीन डेफिनेशंस कहा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एपीआई क्या है, बेसिकली सेट ऑफ फंक्शंस, सेट ऑफ मेथड्स, प्रोटोकॉल्स एंड टूल्स फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। इसका मतलब कि आप समझ लो कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एपीआई क्या है, एपीआई के अंदर सेट ऑफ प्री डिफाइंड, आप कह सकते हो कि मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, टूल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मैं क्लियरली तौर पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास एपीआई होती है ना, ये किसी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के अंदर मौजूद नहीं होती, बल्कि एपीआई क्या है, एपीआई किसी भी सॉफ्टवेयर और किसी भी एप्लीकेशन का पार्ट हो सकता है। मतलब आप एपीआई को किसी भी एप्लीकेशन का या सॉफ्टवेयर का पार्ट कह सकते हो, लेकिन इसको किसी सॉफ्टवेयर, किसी एप्लीकेशन के इनसाइड में, अंदर नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि एपीआई कभी भी याद रखना कि जो एपीआई होती है वो कभी भी किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। इसका मतलब है कि एक एपीआई में मल्टीपल सॉफ्टवेयर या मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर यूज कर सकता हूं, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। मतलब आप समझ लो एपीआई एक जनरल चीज है जिसको मैं मल्टीपल एप्लीकेशंस या मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के साथ अटैच करके उसको यूज कर सकता हूं, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एपीआई की ऐसी एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ जिससे आपको ये एपीआई का कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो अब आगे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो सम एग्जाम्पल्स ऑफ एपीआई, ठीक है। सबसे पहली एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, वेदर स्निपेट्स। भाई देखो एक स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो, ये आपने अक्सर अपनी डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर आपने इसको देखा होगा, ठीक है। आपने इसको टैबलेट्स में देखा होगा, कंप्यूटर में देखा होगा, आपने मोबाइल फोन्स में देखा होगा, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली क्या है, ये एक एपीआई है, ठीक है, वेदर की एक एपीआई है जो कि आप डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर आपको देखने को मिलती है, जो कि
आपको आपके कंट्री के हिसाब से या सिटी के हिसाब से आपको वेदर का जो डिस्प्ले है वो आपको दिखाता है, जिसकी मदद से आप अपने वेदर को क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो। तो देखो ये एक ऐसी एपीआई है जो कि डिपेंडेंट नहीं है किसी सॉफ्टवेयर, किसी एप्लीकेशन या किसी पर्टिकुलर डिवाइस के साथ, ठीक है। आप इसको मल्टीपल जगहों पे देख सकते हो और यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे देखो, लॉग इन यूजिंग XYZ। भाई देखो ये वाली स्क्रीन आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस में देखी होगी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वेबसाइट यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको वहां पे क्या करना है, लॉग इन करना है, ठीक है। तो भाई देखो लॉगिन से पहले तो साइन अप करना जरूरी है, मतलब उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना जरूरी है। तो अब क्या होता है कि अब हमें रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बल्कि हम क्या करते हैं, हमारे जो अकाउंट पहले से बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल ट्विटर पे, फेसबुक पे, गूगल पे, मतलब जीमेल पे, लिंक्डइन पे, तो हम उनकी मदद से क्या कर सकते हैं, साइन अप हो सकते हैं और फिर लॉगिन हो सकते हैं। तो ये आपके पास एक स्क्रीन है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, उस सिस्टम के अंदर लॉगिन हो सकते हो, एंटर हो सकते हो। और ये भी क्या है, बेसिकली एक एपीआई है जो कि आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ आप इसको अटैच करके यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल दिखाता हूं, यहाँ पे विद पेपैल, ठीक है। पेपाल भाई यहाँ पे देखो, आप जब भी कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करते हो, वेबसाइट हो, सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, आप जब भी वहां पे परचेजिंग करते हो तो इन दी एंड आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। तो आपको पता है हमारे पास ऑनलाइन मेथड्स बहुत सारे हैं, मतलब ऑनलाइन के ये जो पेमेंट गेटवेज हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको एक एपीआई प्रोवाइड कर रहा है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, पेपैल के थ्रू, मतलब और भी बहुत सारे पेमेंट मेथड्स हैं, वो उनकी भी एपीआईज अवेलेबल होती है हमारे पास। हम जिस सॉफ्टवेयर में, जिस वेबसाइट में चाहें, उन एपीआईज को यूज़ करके अपना ये जो पेमेंट गेटवे वाला जो टास्क होता है हम उसको इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्क्रीन आपको सिर्फ किसी एक सॉफ्टवेयर, किसी एक वेबसाइट में देखने को नहीं मिलती, बल्कि बहुत सारे जगहों पे आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास किसकी, एपीआई की, जिससे आपको एपीआई का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये जो एपीआई का कॉन्सेप्ट है ना, ये जनरल है। अब इसी को हम आगे लेके चलेंगे, वेब एपीआई से रिलेटेड इसको समझेंगे और रेस्ट एपीआई से रिलेटेड इसको समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो देखो अब बात कर रहा है वेब एपीआई। भाई देखो एक एपीआई ऐसी होती हैं जो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन की मदद से बनाते हैं, ठीक है। कुछ एपीआई हमारे पास ऐसी भी होती हैं जो कि हम वेब लैंग्वेज की मदद से बनाते हैं। मतलब आपने वेब लैंग्वेजेस बहुत सारी सुनी होंगी, जिस तरह जावास्क्रिप्ट हो गया, पीएचपी हो गया, ASP.NET हो गया, ASP.NET कोर हो गया। तो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एपीआईज बना सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इन एपीआईज को स्पेसिफिक कर देते हैं वेब एप्लीकेशंस के लिए, तो वो आपके पास कहलाती है वेब एपीआईज, ठीक है। तो यहां पे देखो वेब एपीआईज के बारे में क्या बताया जा रहा है, देखो क्या कह रहा है, वेब एपीआई इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब ये भी क्या होती है, एक एपीआई होती है दैट इज यूज्ड टू इनेबल कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन विद सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स विद ईच अदर। इसका मतलब भाई मैंने क्या बताया था कि आपकी एपीआई और वेब एपीआई जो होती हैं वो एक सेपरेट चीज होती हैं, ठीक है, जो कि हमें डेटा प्रोवाइड करती हैं, कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। तो हम क्या करते हैं, वो जो वेब एपीआईज होती हैं, एपीआईज होती हैं, उनकी रिसोर्सेज, उनका जो डेटा होता है वो अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर यूज करते हैं। और फिर हम चाहें तो अपनी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर का जो डेटा है वो एपीआईज के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। ये ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, वेब एपीआई इज द एनहांस्ड फॉर्म ऑफ द वेब एप्लीकेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑन डिफरेंट डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, मोबाइल एंड अदर्स। मतलब देखो यहां पे वेब एपीआई को क्या कहा जा रहा है, एक इनहैंस्ड फॉर्म कहा जा रहा है किसकी, हमारी वेब एप्लीकेशन की। इनहैंस्ड फॉर्म मतलब एक अपग्रेडेड वर्जन कहा जा रहा है किसका, हमारी वेब एप्लीकेशन का। लेकिन मैंने क्या बताया था कि वेब एपीआईज आपके पास इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी एक सॉफ्टवेयर या किसी एक एप्लीकेशन के साथ बाउंड नहीं होती, किसी एक एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। इसका मतलब याद रखना कि जो आपकी एपीआईज होती है ना, वेब एपीआईज होती हैं, रेस्ट एपीआईज होती हैं, वो आपको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। मैंने क्या बताया, कुछ डेटा प्रोवाइड करती हैं। अब उस डेटा को जो जो एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट करेंगी वो डेटा उसको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि लैपटॉप है। अब लैपटॉप पे मैं कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ जो कि कुछ डेटा हासिल करना चाह रहा है, कहाँ से, वेब एपीआई से। तो वेब एपीआई उस लैपटॉप पे जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको डेटा प्रोवाइड कर सकती है। सेम इसी तरह मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको डेटा प्रोवाइड कर सकती है। और सेम इसी तरह जितनी भी डिवाइसेस हैं,
इसका मतलब एक जनरल चीज है जो आपको कुछ डेटा, कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन रिसोर्सेज को कहां पे यूज कर रहे हो, डिवाइसेस में यूज कर रहे हो या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हो। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। फिर देखो यहां पे क्या कह रहा है, अ वेब एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज अ सेट ऑफ एंड पॉइंट्स। भाई देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या कह रहा है कि जो वेब एपीआई है वो बेसिकली आपके पास सेट है किसका, एंड पॉइंट्स का। एंड पॉइंट्स का मतलब यूआरएल्स। इसका मतलब जब हम एपीआई बनाते हैं ना, तो मैंने क्या बताया, जब भी हम कोई एपीआई बनाएंगे, रेस्ट एपीआई, वेब एपीआई, वो हमें डेटा प्रोवाइड करेगा। लेकिन डेटा कैसे प्रोवाइड करेगा, जब हम उसे अपनी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट करेंगे। तो हम एप्लीकेशन से उसको रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, यूआरएल की मदद से। इसका मतलब एपीआई के अंदर बहुत सारे यूआरएल्स हैं, हर यूआरएल पे कोई ना कोई डेटा रखा हुआ है। तो जब हम किसी एक यूआरएल को हिट करेंगे, उस यूआरएल को कॉल करेंगे, तो हमें वो जो एपीआई है वो क्या करेगा, कोई ना कोई डेटा रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, आपकी एप्लीकेशन को। अब आप चाहो तो वो आपकी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, ब्लेजर एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, और बहुत सारी एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, वेब एपीआई हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ यूआरएल्स होते हैं, उनको इस लैंग्वेज में एंड पॉइंट्स कहा जा रहा है, दैट अलाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो आपके पास एपीआईज होती हैं, ये कहाँ पे मौजूद होती हैं, इंटरनेट पे मौजूद होती हैं। और इंटरनेट की ही मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन एपीआईज की जो रिसोर्सेज होती हैं, जो डेटा होता है, उनको एक्सेस कर सकते हैं अपनी डिवाइसेस में, अपनी वेब एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। इसका मतलब इंटरनेट के सर्वर के ऊपर हमारी ये जो वेब एपीआईज होती हैं, रेस्ट एपीआईज होती हैं, ये मौजूद होती हैं। और एक बात याद रखना, ये जो रेस्ट एपीआई है ना, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी एक टाइप की वेब एपीआई है। मतलब आप इस तरह कह सकते हो, रेस्ट एपीआई इज अ फॉर्म, या फिर रेस्ट एपीआई इज अ टाइप ऑफ वेब एपीआई। ठीक हो गया, अब आगे आ जाओ। अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं रेस्ट एपीआई को। ठीक है, तो यहां पे देखो रेस्ट एपीआई के बारे में क्या कह रहा है, अ रेस्ट एपीआई इज अ वे फॉर एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट यूजिंग एचटीटीपी। अब देखो एक और पॉइंट यहां पे ऐड हो चुका है, क्योंकि अब हम रेस्ट एपीआई की यहां पे बात कर रहे हैं। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, रेस्ट एपीआई क्या है, एक तरीका है जिसकी मदद से एप्लीकेशंस क्या कर सकती हैं, इंटरनेट की मदद से, एचटीटीपी की मदद से कोई ना कोई डेटा हासिल कर सकती हैं, एक्सेस कर सकती हैं। क्योंकि भाई मैंने क्या बताया कि रेस्ट एपीआई एक वेब एपीआई होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो रेस्ट एपीआईज हैं, मैंने क्या अभी बताया था कि ये इसके अंदर सेट ऑफ यूआरएल्स होते हैं, और हर यूआरएल हमें कोई ना कोई रिसोर्स प्रोवाइड करता है, डेटा प्रोवाइड करता है। तो आपको पता है कि भाई जब भी हम यूआरएल को कॉल करते हैं, यूआरएल को हिट करते हैं, तो हम एचटीटीपी के कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। जिस तरह अगर किसी ने सर्वर साइड कोई लैंग्वेज पढ़ी है, तो उसको पता होगा कि वहां पे हमारे पास गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है, इसी तरह पुट होता है, डिलीट होता है। तो उन एचटीटीपी वर्ब्स की मदद से, मतलब उन एचटीटीपी मेथड्स की मदद से हम क्या करते हैं, उन यूआरएल्स को हिट करते हैं। और वो यूआरएल्स किसके होते हैं, एपीआईज के होते हैं। और फिर हमें वो एपीआई क्या करते हैं, डेटा रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि रेस्ट एपीआई क्या है, एक तरीका है, एक वे है, जिसकी मदद से हम अपनी एप्लीकेशंस के अंदर कोई डेटा रिट्रीव करते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं, किसकी मदद से, एचटीटीपी की मदद से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, थोड़ा और आसान करके यहाँ पे समझा रहा हूं भाई। यहाँ पे देखो, आप इस तरह से इसको समझो, थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कि भाई आपने एक ब्लेजर एप्लीकेशन बनाई है। अब वो ब्लेजर एप्लीकेशन क्लाइंट है। इसका मतलब ब्लेजर एप्लीकेशन को डेटा चाहिए। मतलब जो आपकी ब्लेजर एप्लीकेशन है, ठीक है, जो आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जरूरी नहीं हो ब्लेजर ऐप हो, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर बना हुआ सॉफ्टवेयर हो सकता है या एप्लीकेशन हो सकती है। अब उसको कोई डेटा चाहिए, और वो डेटा किसके पास है, वो डेटा है रेस्ट एपीआई के पास। ठीक है, तो यहां पे देखो, ब्लेजर ऐप क्या है, क्लाइंट है जो कि डेटा को लेना चाह रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है। रेस्ट एपीआई क्या है, आपकी एक सर्विस है, मतलब जो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करेगी, डेटा प्रोवाइड करेगी, रिसोर्स प्रोवाइड करेगी। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, वो रेस्ट एपीआई, ठीक है, वो आपके पास सर्वर पे मौजूद है, वो आपको क्या करेगी, डेटा सेंड करेगी। मतलब देखो डेटा मांग कौन रहा है, ब्लेजर ऐप, जो कि जिसको हम क्लाइंट भी कह रहे हैं। और रेस्ट एपीआई क्या है, जो कि सर्वर पे रखी हुई है, एक ऐसी सर्विस है जिसको हम यूज करना चाह रहे हैं अपनी ब्लेजर ऐप के अंदर। तो भाई देखो यहां पे कह रहा है कि वो जो डेटा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारी ब्लेजर ऐप को,
वो बेसिकली जेसन फॉर्मेट के अंदर होता है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, यूजली जेसन, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है यूजली, मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है यूजली जेसन। भाई देखो पहले एक्सएमएल फॉर्मेट में भी होता था, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी होता था, लेकिन जेसन चूंकि सबसे ज़्यादा लाइट वेट है, तो जेसन फॉर्मेट में जो डेटा है वो हमारे पास ट्रांसफ़र होता है बिटवीन क्लाइंट टू सर्वर। और यहाँ पे मैं क्लाइंट किसे कह रहा हूँ, हमारी ब्लेजर ऐप, और सर्वर में यहाँ पे किसे कह रहा हूँ, हमारी रेस्ट एपीआई को। ठीक है, तो देखो अगर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो देखो ब्लेजर क्या कहता है, ब्लेजर एप्लीकेशन वो कहता है कि भाई मुझे स्टूडेंट्स की लिस्ट ला के दो, और एपीआई क्या करेगा, एपीआई उसको रिस्पॉन्ड करेगा और रिस्पॉन्स में वो उसको स्टूडेंट का जो डेटा था, उसकी जो लिस्ट थी वो उसको प्रोवाइड करेगा, लेकिन किस फॉर्मेट में, जेसन के फॉर्मेट में। ठीक है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब आगे आ जाओ भाई। अब यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम से कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आपका ये जो रेस्ट एपीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, और इस तरह से क्लियर हो जाए कि कभी भी आपके दिमाग से ये कॉन्सेप्ट ना निकले। तो भाई यहाँ पे देखो हमारी क्या है, एक रेस्ट एपीआई है। ठीक है, सपोज करो हमने यहाँ पे एक रेस्ट एपीआई क्रिएट की है, और अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना, हर एपीआई के साथ उसका अपना एक डेटाबेस कनेक्ट होता है। इसका मतलब रेस्ट एपीआई जो हमें डेटा प्रोवाइड करता है ना, वो डेटा बेसिकली सारा कहाँ पे स्टोर होता है, उस रेस्ट एपीआई के डेटाबेस के अंदर। मतलब आप समझ लो कि रेस्ट एपीआई के अंदर हम सिंपल लॉजिक्स लगाते हैं, लेकिन रेस्ट एपीआई जो हमें डेटा रिटर्न करता है वो डेटा सारा कहाँ पे स्टोर होता है, डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। इसका मतलब हर एपीआई के साथ उसका अपना एक डेटाबेस होता है। और भाई मैंने क्या बताया, इन रेस्ट एपीआईज को यूज कौन करता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट सॉफ्टवेयर। अब वो एप्लीकेशन ब्लेजर के अंदर भी बनी हुई होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल पीएचपी के अंदर होती हैं, जावा के अंदर होती हैं, पाइथन के अंदर होती हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर वो जो एप्लीकेशंस हैं वो बनी हुई होती हैं, जो इस रेस्ट एपीआई का डेटा यूज करती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर मतलब मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं, और वो रेस्ट एपीआई का डेटा एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, रेस्ट एपीआई के अंदर बहुत सारे यूआरएल्स होते हैं, हर यूआरएल पे कोई ना कोई डेटा होता है। तो मोबाइल एप्लीकेशंस क्या करेंगे, यूआरएल को हिट करेंगे, और वो यूआरएल किसका होगा, रेस्ट एपीआई का होगा, और फिर वो क्या करेगा, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को कोई ना कोई डेटा रिटर्न करेगा। सेम इसी तरह हमारे पास कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, अब मैं अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर अपने रेस्ट एपीआई का डेटा यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। फिर सेम इसी तरह वेब एप्लीकेशंस हो गई, सेम इसी तरह आईओटीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो एप्लीकेशंस है वो हो गई। तो मतलब हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस हैं, और उनके अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, अलग अलग लैंग्वेजेस की एप्लीकेशंस चल रही हैं, और उनके अंदर हम इन रेस्ट एपीआईज का डेटा गेट कर रहे हैं। और भाई देखो सिर्फ डेटा गेट करने की बात नहीं है, हम अपनी इन एप्लीकेशंस के अंदर से डेटा पोस्ट भी कर सकते हैं, मतलब डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं अपनी इन रेस्ट एपीआईज के अंदर। मतलब जरूरी नहीं कि रेस्ट एपीआई का डेटा सिर्फ फैच हो रहा है एप्लीकेशंस के अंदर, नहीं, बल्कि आप अपनी एपीआईज के अंदर डेटा इंसर्ट भी कर सकते हो, और सेम इसी तरह डेटा अपडेट भी कर सकते हो, डेटा डिलीट भी कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया कि ये जो रेस्ट एपीआई से डेटा एप्लीकेशन के पास जाता है, एप्लीकेशन का डेटा रेस्ट एपीआई के अंदर जाता है, ये डेटा किस फॉर्म के अंदर होता है, मोस्टली आजकल के टाइम पे जेसन के फॉर्मेट में होता है। लेकिन मैंने पहले क्या बताया कि पहले जब एपीआई का कॉन्सेप्ट नया नया आया था, तो वहाँ पे एक्सएमएल भी यूज़ की जाती थी डेटा एक्सचेंज के लिए, और टेक्स्ट फॉर्मेट भी यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। और भाई देखो फिर मैंने क्या बताया था कि ये जो भी हम अपनी एप्लीकेशन से डेटा एक्सेस करते हैं, मतलब रेस्ट एपीआई का डेटा हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस करते हैं, वो कैसे करते हैं, एचटीटीपी प्रोटोकॉल की मदद से। क्योंकि मैंने क्या बताया कि रेस्ट एपीआईज के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, यूआरएल्स होते हैं, और यूआरएल को हिट करने के लिए हम एचटीटीपी के कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, एचटीटीपी के वर्ब्स यूज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो हमारे पास देखो कुछ एचटीटीपी वर्ब्स हैं, अगर किसी ने वेब डेवलपमेंट की हुई है, ठीक है, तो उसको पता होगा कि हमारे पास गेट मेथड होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। तो इनकी मदद से, मतलब इन मेथड्स की मदद से, इन वर्ब्स की मदद से हम क्या करते हैं, अपने यूआरएल को, जो एपीआई के अंदर जो यूआरएल्स बने हुए हैं उनको हिट करते हैं। मतलब अगर डेटा गेट करना है तो गेट का मेथड यूज करेंगे एचटीटीपी का, अगर डेटा इंसर्ट करना है पोस्ट यूज करेंगे, अगर डेटा अपडेट करना है पुट यूज करेंगे, और सेम इसी तरह अगर डेटा डिलीट करना है तो डिलीट का एक एचटीटीपी मेथड हमारे पास मौजूद है। तो ये बेसिकली सारा सिनेरियो होता है आपकी एपीआई का, रेस्ट एपीआई का।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने डायग्राम समझाई है, ठीक है, इसकी मदद से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक और डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम उसी डायग्राम से मिलती जुलती है जो मैंने अभी आपको बताई है। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेब एपीआई, वही बात, रेस्ट एपीआई। और मैंने क्या बताया था, हर एपीआई का अपना एक डेटाबेस होता है। ठीक है, और उस वेब एपीआई के अंदर हम लॉजिक्स लिखते हैं कि किस तरह से उस डेटाबेस से डेटा एक्सेस करना है, जिस तरह मैंने बताया यूआरएल को हिट करके। ठीक है, तो देखो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ठीक है, वहां पे हम अपनी वेब एपीआई से, रेस्ट एपीआई से डेटा गेट कर रहे हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, आईओएस है, ठीक है, और बहुत सारे डिवाइसेज हैं जिनके अंदर अलग अलग किस्म की एप्लीकेशन चल रही हैं, वहां से हम डेटा गेट कर सकते हैं। कहां से? अपनी एपीआईज में से। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल है। भाई देखो, आपको याद होगा कि हमारे पास कोरोना वायरस आया था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक एपीआई बनाई थी। ठीक है, और उस एपीआई का अपना एक डेटाबेस था। ठीक है, जिसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर था? यहाँ पे देखो, उस एपीआई के अंदर ओवरऑल केसेस मौजूद थे। मतलब पूरे हमारे पास दुनिया के अंदर या फिर किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर ये जो एपीआई बनाई गई है उसके अंदर ओवरऑल केसेस कितने हैं, ठीक है, डेथ्स कितनी हुई हैं, ठीक है, फिर सेम इसी तरह रिकवर कितने हो चुके हैं कोविड से, और फिर सेम इसी तरह न्यू केसेस कितने आए हैं कोविड के। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस एपीआई के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन एपीआई के थ्रू एक्सेस भी कर सकते हैं और इस एपीआई के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसी एपीआई को हम एक्सेस कर रहे हैं कहां पे? अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, इसी एपीआई को हम एक्सेस कर रहे हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर, और इसी एपीआई को हम एक्सेस कर रहे हैं अपने ब्राउजर्स के अंदर। ब्राउजर मतलब वेब एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गई किसकी? एपीआई की, रेस्ट एपीआई, वेब एपीआई की। ठीक है, जो कि हमारे पास्ट में यूज हो चुकी है। ठीक है, सही है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, अ रेस्ट एपीआई। भाई देखो, एपीआई मैंने समझा दिया, वेब एपीआई मैंने समझा दिया, लेकिन यहां पे एक टर्म यूज हुई हुई है, रेस्ट। अब देखो रेस्ट का क्या मतलब है? यहां पे देखो, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब एपीआई का मतलब आपको पता है, उसका फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और रेस्ट का क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो भाई देखो, मैंने क्या बताया कि रेस्ट एपीआई वेब एपीआई की एक टाइप है, लेकिन रेस्ट एपीआई के अंदर कुछ एडिशनल चीजें भी हैं। ठीक है, उसको समझना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इट इज अ वे फॉर योर ब्लेजर ऐप। जरूरी नहीं है ब्लेजर ऐप हो, कोई भी ऐप हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्लेजर ऐप के बारे में समझा रहा है। इट इज अ वे फॉर योर ब्लेजर ऐप टू कम्युनिकेट विद अ बैकएंड सर्वर ओवर एचटीटीपी यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड्स लाइक। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपकी जो ब्लेजर एप्लीकेशन है, ठीक है, वो बैकएंड सर्वर से कम्युनिकेट करती है। बैकएंड सर्वर मतलब आपकी एपीआई के साथ कनेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है, और कोई डेटा हासिल करना चाहती है, तो उसको एचटीटीपी के कुछ मेथड यूज करने पड़ेंगे। जिस तरह मैंने बताया, कौन कौन से मेथड्स हैं? गेट यूज करते हैं डेटा रिट्रीव करने के लिए, मतलब डेटा फेच करने के लिए, हासिल करने के लिए। और फिर पोस्ट मेथड यूज करते हैं डेटा क्रिएट डेटा मतलब डेटा इंसर्ट करने के लिए। एपीआई के अंदर अगर डेटा इंसर्ट करना है तो पोस्ट का मेथड यूज करेंगे। फिर इसी तरह पुट, अगर डेटा को अपडेट करना है एपीआई के अंदर तो वहां पे पुट का मेथड यूज करेंगे। सेम इसी तरह अगर डेटा रिमूव करना है परमानेंटली तो उसके लिए हम डिलीट का एचटीटीपी मेथड यूज करते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया था, हमारी ब्लेजर ऐप एपीआई के अंदर जो यूआरएल्स होते हैं उनको टारगेट करेगी, कॉल करेगी, हिट करेगी। तो उनको कॉल करने के लिए ये वाले मेथड्स साथ में यूज किए जाते हैं। मतलब अगर एक यूआरएल है जिससे हमें डेटा गेट करना है तो गेट का मेथड यूज करेंगे। एक यूआरएल है जिसकी मदद से डेटा इंसर्ट किया जाएगा तो पोस्ट का मेथड यूज करेंगे। सेम इसी तरह डेटा अपडेट करना है तो पुट, और रिमूव करना है तो डिलीट। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, देखो एक टेबल है जो कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा है। गेट मेथड यूज करेंगे एचटीटीपी का, कब? जब हमें डेटा रीड करना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को गेट करना है। ठीक है, एपीआई के अंदर स्टूडेंट्स का बहुत सारा डेटा है। ठीक है, उन सारे स्टूडेंट्स का डेटा अगर मुझे रिट्रीव करना है, गेट करना है, फेच करना है, तो मैं गेट का मेथड यूज करूंगा जिसकी मदद से मैं स्टूडेंट्स का डेटा रीड कर पाऊंगा। फिर सेम इसी तरह पोस्ट का मेथड मैं यूज करता हूं जिसकी मदद से मैं डेटा इंसर्ट करूंगा, मतलब स्टूडेंट को ऐड करूंगा अपनी एपीआई के अंदर। सेम इसी तरह पुट का मैं मेथड यूज करूंगा और अपने स्टूडेंट का डेटा क्या करूंगा? अपडेट करूंगा अपनी एपीआई के अंदर। सेम इसी तरह डिलीट है, डिलीट से मैं डेटा रिमूव करूंगा, मतलब स्टूडेंट को डिलीट कर दूंगा अपनी एपीआई के अंदर से। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। अब भाई देखो, मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे यूआरएल्स होते हैं।
तो हर यूआरएल के अगेंस्ट में कौन सा HTTP का मेथड यूज करोगे, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो /students, अगर मैं ये वाला यूआरएल लिखता हूँ और गेट का HTTP वर्ब यूज करता हूँ, HTTP मेथड यूज करता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, मुझे जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा गेट हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। फिर सेम इसी तरह अगर मैं इस यूआरएल को हिट करता हूँ जिसके अंदर यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स के साथ /1 है, इसका मतलब ये /1 क्या है, स्टूडेंट की आईडी है, उसका रोल नंबर है। और यहाँ पे अगर मैं मेथड यूज करता हूँ ये गेट का, मतलब दोबारा मैं गेट का ही मेथड यूज कर रहा हूँ HTTP का। क्यों? क्योंकि देखो जो पहला है उसके अंदर मैं सारा डेटा गेट कर रहा था स्टूडेंट्स का, लेकिन अब यहाँ पे मैं किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट आईडी की मदद से कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट गेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, गेट्स स्टूडेंट विद ID 1, ठीक है, मतलब जिसका रोल नंबर 1 है, जिसकी स्टूडेंट ID 1 है, सिर्फ मैं उसका डेटा यहाँ पे फेच कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, अब अगर मैं ये वाला यूआरएल यूज करता हूँ /students, लेकिन यहाँ पे देखो अब मैंने HTTP मेथड डिफरेंट यूज किया है, वो कौन सा है, पोस्ट। तो इससे क्या होगा, एक न्यू स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगा, इसका मतलब एक न्यू स्टूडेंट ऐड हो जाएगा हमारी एपीआई में, एक न्यू स्टूडेंट इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे देखो अगर स्टूडेंट /1 है और अगर मैं HTTP का मेथड पुट यूज कर रहा हूं, इसका मतलब 1 स्टूडेंट आईडी जिस स्टूडेंट की है उसका डेटा मैं अपडेट कर रहा हूं, ठीक है। फिर सेम इसी तरह सबसे लास्ट में यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स है और यहाँ पे दोबारा आईडी है 1, लेकिन अब यहाँ पे देखो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ HTTP का, कौन सा, डिलीट। तो इसका मतलब कि वो स्टूडेंट जिसकी ID 1 है वो डेटा क्या हो जाना चाहिए, हमारी एपीआई से डिलीट हो जाना चाहिए। भाई देखो ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मतलब इसकी प्रॉपर कोडिंग के साथ इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको सिनेरियो समझा रहा हूँ कि कौन से सिनेरियो में हम कौन सा HTTP वर्ब, मतलब कौन सा HTTP मेथड यूज करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो, अब यहाँ पे आर्किटेक्चर समझा रहा है, ठीक है, मतलब ब्लेजर को जब हम रेस्ट एपीआई के साथ यूज करेंगे तो उसका आर्किटेक्चर क्या होने वाला है, ठीक है, वो यहाँ पे समझाया जा रहा है। देखो हमारी ब्लेजर ऐप है, उसका यूजर इंटरफेस है, ठीक है, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, हम हमारे पास समझ लो एक सर्विस है जिसका क्या नाम है HTTP क्लाइंट, मतलब जो कि एक बिल्ट इन सर्विस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपनी रेस्ट एपीआई को कॉल करते हैं। तो उसकी मदद से हम अपनी रेस्ट एपीआई को कॉल करेंगे और वो जो रेस्ट एपीआई है वो हम बनाएंगे कहाँ पे, वो हम बनाएंगे अपनी ASP.NET कोर की वेब एपीआई। इसका मतलब ASP.NET कोर वेब एपीआई को यूज करके हम अपनी रेस्ट एपीआई बनाएंगे और फिर उस रेस्ट एपीआई को हम यूज करेंगे अपनी ब्लेजर एप्लीकेशन के अंदर, किसकी मदद से, कौन सी सर्विस की मदद से, HTTP क्लाइंट सर्विस की मदद से, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, रेस्ट एपीआई के साथ मैंने बताया था डेटाबेस कनेक्ट होता है, तो डेटाबेस का जो भी डेटा है वो हमारी एपीआई कहां पे डिस्प्ले करवा देगी, हमारे ब्लेजर की एप्लीकेशन के अंदर, उसकी यूआई के अंदर। मतलब देखो सिंपल सा फ्लो यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि ब्लेजर यूआई एप्लीकेशन से हम क्या करेंगे, HTTP क्लाइंट को यूज करेंगे और उसके थ्रू हम अपनी रेस्ट एपीआई को कॉल करेंगे और वो रेस्ट एपीआई डेटाबेस से डेटा गेट करके हमारे ब्लेजर यूआई के अंदर क्या करवा देगा, रेंडर करवा देगा, ठीक है। और भाई देखो एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको समझना जरूरी है, तभी आप ब्लेजर के अंदर इसकी जो एपीआई की वर्किंग है वो अच्छे से कर पाओगे। देखो क्या कह रहा है, ब्लेजर नेवर टॉक्स डायरेक्टली टू डेटाबेस, मतलब जो ब्लेजर एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती, उसके लिए हमें एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब ब्लेजर कम्युनिकेट करेगा एपीआई से, और चूंकि मैंने बताया था कि हर एपीआई का अपना एक डेटाबेस होता है, तो वो एपीआई डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करके हमारी ब्लेजर एप्लीकेशन को डेटा रिसीव करवाएगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अच्छा तो भाई अब यहां पे देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो एपीआई से पहले ये जो रेस्ट का एक वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, कुछ पॉइंट अब मैं और बताने वाला हूं। भाई देखो रेस्ट एपीआई वो होती हैं जो कि रेस्टफुल आर्किटेक्चर के ऊपर होती हैं, ठीक है। इसका मतलब कि जो एपीआई से पहले रेस्ट लगा हुआ है ना, इसकी कुछ एडिशनल चीजें हैं जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहां पे देखो, रेस्ट एपीआई फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, मतलब रेस्ट, मतलब ये जो एपीआई से पहले रेस्ट लगा हुआ है ना, अब रेस्ट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिनको जब वेब एपीआई फॉलो करेगी तो वो वेब एपीआई क्या बन जाएगी, रेस्ट एपीआई बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है,
It uses HTTP methods like get, post, put and delete to interact with resources identified by URLs, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। इसका मतलब ऐसी वेब एपीआई जो कि HTTP मेथड्स को यूज करती हैं। कौन कौन सी? गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। और इन मेथड्स की मदद से वो जो URLs को एज अ रिसोर्स एक्सेस करते हैं, तो वो कहलाती हैं आपके पास रेस्ट एपीआईज। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक तो रेस्ट एपीआईज ये वाले मेथड यूज करती हैं, मतलब इन मेथड्स की मदद से जो उनके यूआरएल्स के ऊपर डेटा होता है, रिसोर्सेज होती हैं, उनको रिसीव करती हैं। इनको रेस्ट एपीआईज कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो रेस्ट स्टैंड्स फॉर, मैंने अभी बता दिया, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000 बाय रॉय फील्डिंग। मतलब सन 2000 के अंदर एक बंदा है रॉय, जो कि क्रिकेट मैच के अंदर फील्डिंग करता था। मजाक कर रहा हूँ, इसका नाम है रॉय फील्डिंग। ठीक है, तो ये जो रॉय फील्डिंग भाई साहब हैं, इन्होंने ये रेस्ट का कॉन्सेप्ट सन 2000 के अंदर क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन रेस्ट आर्किटेक्चर, मतलब रेस्ट आर्किटेक्चर के अंदर होता क्या है, अ रेस्ट सर्वर सिंपली प्रोवाइड्स एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड द रेस्ट क्लाइंट एक्सेसेस एंड प्रेजेंट द रिसोर्सेज। भाई देखो यहाँ पे हमारा रेस्ट क्लाइंट कौन है, हमारी ब्लेजर एप्लीकेशन। मतलब हमारी ब्लेजर एप्लीकेशन हमारा रेस्ट क्लाइंट हो गया, और वो जो हमारी वेब एपीआई है वो हमारा हो गया रेस्ट सर्वर। क्योंकि वो जो वेब एपीआई है, जो रेस्ट एपीआई है, वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, डेटा प्रोवाइड करती है, और उन्हीं रिसोर्सेज को हम अपने रेस्ट क्लाइंट के अंदर एक्सेस करते हैं और प्रेजेंट करवाते हैं। और रेस्ट क्लाइंट यहाँ पे कौन है, हमारा ब्लेजर एप्लीकेशन। रेस्ट क्लाइंट कोई भी हो सकता है, जिस तरह मैंने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपको बताया। ठीक है, फिर उसके बाद हेयर ईच रिसोर्स इज आइडेंटिफाइड बाय यूआरएल्स और ग्लोबल आईडीज। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि हर रिसोर्स, हर डेटा का अपना क्या होता है, यूआरएल होता है, जिसको यहाँ पे ग्लोबल आईडी भी कहा जा रहा है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ रिसोर्स इज एनी इंफॉर्मेशन दैट हैज नेम लाइक इमेज, एंटिटी, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है, ये जो रिसोर्स है ना, वो आपके पास किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो इमेज की फॉर्म में हो सकती है, एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो सकती है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो सकती है, एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी वेरिएशंस हैं इन रिसोर्सेज की, जो कि हमें एपीआईज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, रेस्ट यूजेज वेरियस रिप्रेजेंटेशंस टू रिप्रेजेंट अ रिसोर्स लाइक टेक्स्ट, जेसन एंड एक्सएमएल। मैंने बताया था ना कि भाई रेस्ट एपीआई से डेटा जो हमारी एप्लीकेशंस के अंदर आता है, और एप्लीकेशंस का डेटा जो हम अपनी रेस्ट एपीआई के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, वो जो डेटा है, जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है, वो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, एक्सएमएल या जेसन में भी हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो लाइट वेट फॉर्मेट है और जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो कौन सा फॉर्मेट है, जेसन फॉर्मेट। ठीक हो गया, फिर यहाँ पे देखो, JSON is now the most popular format being used in web services। वेब सर्विसेज मतलब वेब APIs की यहाँ पे बात कर रहा है। और देखो JSON हमारे पास पॉपुलर क्यों है, मैंने बताया कि ये बहुत लाइट वेट हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मेट है, जिसकी वजह से ये जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है। मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है API से एप्लीकेशंस में, फिर एप्लीकेशन से APIs के अंदर, वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। ठीक है, इसलिए जेसन बहुत ज़्यादा आपके पास क्या है, पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एपीआईज के हवाले से। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, अ रेस्टफुल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो रेस्टफुल सिस्टम है ना, जिसके अंदर रेस्ट एपीआई भी होती है और रेस्ट का क्लाइंट भी होता है। ठीक है, मतलब दो चीज़ों से मिलकर आपका एक रेस्टफुल सिस्टम बनता है। ठीक है, एक आपके पास हो गया क्लाइंट, जिसको मैं रेस्ट का क्लाइंट कह रहा हूँ, मतलब रेस्ट क्लाइंट। और वो क्लाइंट क्या करता है, हुज रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज, मतलब वही बात जो कि रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, मतलब जिसको डेटा चाहिए होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इस सिस्टम के अंदर, सर्वर, मतलब रेस्ट एपीआई, जिसके पास वो रिसोर्सेज मौजूद होती हैं। मतलब क्लाइंट इस सर्वर से, इस एपीआई से रिसोर्सेज को मांगता है, और फिर जो सर्वर है, जो एपीआई है, वो क्लाइंट को डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया, तो भाई देखो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। लेकिन लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेस्ट एपीआई के साथ वर्किंग परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि ब्लेजर की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो ब्लेजर के अंदर हम किस तरह से रेस्ट एपीआई को यूज करते हैं, किस तरह से उसको कॉल करते हैं, मतलब उसकी जितनी भी वर्किंग है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाऊंगा।
तो आपने मेक श्योर करना है कि जो इसकी नेक्स्ट और अपकमिंग वीडियो होगी वो आपने लाजमी वॉच करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल यहाँ पे लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन भी प्रेस करना है, ताकि जब वो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो सके। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अपना ये लेक्चर वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।